आज का टॉपिक बड़ा इंटरेस्टिंग होने वाला है। बीएससी थर्ड सेमेस्टर केमिस्ट्री का एक मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन लॉ ऑफ मॉलिक्यूलर स्पीड। इसको हिंदी में हम बोलते हैं मैक्सवेल के आणविक वेगों का वितरण नियम। भैया पढ़ लेना है, छोड़ना नहीं है बिल्कुल भी, क्योंकि इस बार ये क्वेश्चन पक्का फंसेगा पेपर में। तो पहले मैं डाल दूं हेडिंग, फिर करते हैं इसका फुल एंड फाइनल, है ना। तो मेरे पास हेडिंग क्या है भैया, मैक्सवेल के किसके, मैक्सवेल, ठीक है, मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन लॉ। ध्यान देना बेटे, मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन लॉ ऑफ मॉलिक्यूलर स्पीड। भैया टॉपिक यार, जब हेडिंग में दम है तो टॉपिक में दम क्यों ना होगा, मॉलिक्यूलर स्पीड, है ना। जब हेडिंग में दम है भैया तो टॉपिक में दम क्यों ना होगा, ठीक है। देखो इस चीज को बस एक चीज से समझेंगे, इस चीज को एक चीज से समझेंगे, वो चीज कौन सी है वो ध्यान दो आप बोर्ड पे। सबसे पहला नंबर देखो, मैंने एक बॉक्स ये बनाया, एक बॉक्स मैंने ये बनाया, फिर बेटे मैंने एक बॉक्स ये बनाया, ठीक है। यहां पर अणुओं का वेग कितना है मेरे पास भैया, 2 किलोमीटर प्रति सेकंड है। ओके सर, चलो 2 किलोमीटर प्रति घंटा। यहां पर अणुओं का वेग कितना है, 3 किलोमीटर प्रति घंटा। समझना इस चीज को ठीक से, छोड़ना नहीं है बिल्कुल भी। फिर यहां पे मेरे पास कितना वेग है, 4 किलोमीटर प्रति घंटा। देखो जरा बोर्ड पे ध्यान से, ठीक है साहब। अब मैक्सवेल ने आपको यह बता दिया कि यार इतने वेग वाले कितने अणु हैं, इतने वेग वाले कितने अणु हैं, और इतने वेग वाले कितने अणु हैं, और भैया इतने वेग वाले कितने अणु हैं। अंदाजा लगाओ आप, सोचो जरा कितना डिफिकल्ट काम होगा उस टाइम का यार, इतना पता करना कि यार इतने वेग वाले कितने अणु हैं, और इतने वेग वाले कितने अणु हैं, और इतने वेग वाले कितने अणु हैं। यानी कि मैक्सवेल ने, ठीक है, विभिन्न संभव वेगों में अणुओं के वितरण का परिकलन किया, यानी कि कैलकुलेशन की। विभिन्न संभव वेगों में, विभिन्न संभव वेगों में अणुओं के वितरण का क्या करा, परिकलन किया। और उन्होंने बता दिया, ठीक है, उन्होंने बता दिया कि जो अणुओं की संख्या होती है, ठीक है, जो आणविक वेगों की संख्या या अणुओं की संख्या होती है वो गैस के अणुभार और दाब पे डिपेंड करती है। और इसी आधार पे उन्होंने भैया एक समीकरण दे दी, उसका नाम बोल दिया गया मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन लॉ ऑफ मॉलिक्यूलर स्पीड्स। बहुत इजी थ्योरी है। क्या बताया उन्होंने कि इतने वेग वाले कितने अणु हैं, इतने वेग वाले कितने अणु हैं, इतने वेग वाले कितने अणु हैं, यानी कि विभिन्न संभव वेगों में अणुओं के वितरण का परिकलन किया। और उन्होंने बता दिया, स्पष्ट किया कि भाई जो अणुओं की संख्या होती है वो काय पे डिपेंड करती है, वो डिपेंड करती है गैस के अणुभार और दाब पर। फिर उन्होंने एक समीकरण दी जिसको हम क्या बोलते हैं, मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन लॉ ऑफ मॉलिक्यूलर स्पीड्स कहते हैं। बहुत ही सिंपल सी थ्योरी है और यार बढ़िया थ्योरी है, जैसी भी है अच्छी थ्योरी है। चलो मैं लिख रहा हूं, देखो, यानी कि ध्यान देना बेटे बोर्ड पे, किसने, मैक्सवेल ने। इसमें एक साइंटिस्ट और मैं डाल दे रहा हूं, मैक्सवेल तथा बोल्ट्जमान ने। किसने बेटे, बोल्ट्जमान ने, बोल्ट्जमान ने, ठीक है बेटे, मैक्सवेल तथा बोल्ट्जमान ने, ठीक है, नियम का यूज करा था। कौन सा नियम था, प्रोबेबिलिटी लॉ, यानी कि प्रायिकता नियम। ध्यान देना, प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी, ध्यान देना, प्रोबेबिलिटी के नियम के आधार पर, के नियम के आधार पर, के आधार पर, ध्यान देना लाइन पे बेटे, के आधार पर, ठीक है, विभिन्न संभव वेगों में। पूरे नोट्स हैं, कहीं किसी नोट्स की जरूरत नहीं है आपको। विभिन्न संभव वेगों में, ध्यान देना, विभिन्न संभव वेगों में, ठीक है, अणुओं के वेगों का, ध्यान देना बेटे, विभिन्न संभव वेगों में अणुओं के वितरण का, अणुओं के वितरण का परिकलन किया, परिकलन किया, ओके, परिकलन किया। और बताया क्या इन्होंने, परिकलन किया, इन्होंने स्पष्ट किया। क्या स्पष्ट किया, देखो सिंपल सी लैंग्वेज है बिल्कुल, किताबी भाषा बिल्कुल नहीं है, समझना ठीक से। इन्होंने स्पष्ट किया, क्या स्पष्ट किया, कि भैया अणुओं की जो संख्या होती है, इन्होंने स्पष्ट किया। अब देखते हैं क्या स्पष्ट किया, स्पष्ट किया कि अणुओं की जो संख्या होती है, किसकी बेटे, कि अणुओं की संख्या। ओके सर, अणुओं की संख्या काय पे डिपेंड करती है, अणुओं की संख्या गैस के दाब। ध्यान देना, अणुओं की संख्या गैस के दाब, ठीक है बेटे, गैस के दाब तथा अणुभार पर निर्भर करती है, तथा अणुभार पर क्या करती है, अणुभार पर निर्भर करती है, अणुभार पर निर्भर करती है। सिंपल सी रिएक्शन है यार,
ठीक है, सिंपल सी थ्योरी है, बिल्कुल आराम से समझ जाओगे। विभिन्न संभव वेगों में अणुओं के वितरण का परिकलन किया और इन्होंने स्पष्ट कर दिया कि भैया अणुओं की जो संख्या होती है वो गैस के अणुभार और दाब पे क्या करती है, डिपेंड करती है। और भैया इन्होंने क्या करी, एक इक्वेशन दे दी। क्या कर दी, एक इक्वेशन दे दी, निर्भर करती है। अब भैया देखो इस नियम को, ठीक है, इस नियम को निम्न समीकरण द्वारा समझा जाता है। निम्न समीकरण द्वारा, ध्यान देना, इस नियम को निम्न समीकरण द्वारा समझा जाता है, समझा जा सकता है, जा सकता। अब भैया इक्वेशन इतनी बड़ी इक्वेशन है यार कि याद करते करते आप परेशान आओगे, पर डरो मत यार, मैं तुम्हारे साथ हूँ, ठीक है। बहुत इजी रिएक्शन है। देखो हाय, इस नियम का क्या होगा यार, देखते हैं फिर, जरा ध्यान देना। dn अपॉन n, dn अपॉन n क्या होगा बताता हूँ बाद में, अभी घबराओ मत। इसके बाद बराबर भैया क्या आ जाएगा मेरे पास, इसके बाद में मेरे पास आएगा 4 पाई। कितना आएगा बेटे, 4 पाई। एक भी लाइन छूटनी नहीं चाहिए, अगर एक भी लाइन छूटी, एक भी पॉइंट छूटा, खत्म, कहानी खत्म, बिल्कुल टाटा बाय बाय। 2 पाई आर टी, 2 पाई आर टी। पर ध्यान देना, अब आप सोच रहे होगे कि यार भैया मैं 2 पाई से 4 पाई काट दे रहा हूँ, पर ऐसे नहीं कटेगा मेरे दोस्त, यहाँ पे 3/2 लगा हुआ होता है ये, ठीक है। ई आ गया, लोगरिथम, नेचुरल लोगरिथम आ गया, ठीक है, माइनस के MC² अपॉन RT। ये भैया ई की पावर में है, ध्यान देना क्या है, ये ई की पावर में है, फिर इंटू C² DC। अब आप सोच रहे होगे इस C² से C² काट दूं तो यार भैया ये भी नहीं कर सकता, क्योंकि ये तो घात में है, तो कटेगा क्यों है भैया, क्यों कटेगा, है ना। तो मेरे पास इतना डेटा आ गया। और एक चीज हो रही है बेटे, RT की जगह ना मेरे पास यहाँ 2 लगा होता है, माइनस के 2RT, ठीक है। तो कोई भी इसे इक्वेशन में कोई मिस्टेक नहीं है, आराम से आप कर सकते हो, सिंपल सी वो है रिएक्शन। और भैया इस नियम को समझना है तो आपको ये इक्वेशन कवर करनी पड़ेगी। चलो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ देते हैं, ठीक है सर। अच्छा सर आप मुझे ये बताओ कि इसमें जो है मुझे ये पता नहीं चल पा रहा है कि dn अपॉन n क्या है। dn अपॉन n क्या है, तो ये संपूर्ण अणुओं की संख्या का वह परिवाज होता है जिनका वेग c और dc के बीच में होता है। ध्यान देना, ये क्या होता है बेटे, संपूर्ण अणुओं का वह परिवाज है, ठीक है, जिनका वेग मैं लिख दे रहा हूं जहां शाहजहां भैया, देखो जहां dn अपॉन n जो है वो संपूर्ण, ध्यान देना, संपूर्ण अणुओं का परिवाज, संपूर्ण अणुओं का परिवाज, ठीक है, जिनका वेग, किनका बेटे, जिनका वेग, ठीक है सर, जिनका वेग, हाँ बता दो आगे, c तथा dc के बीच है, dc के बीच है, सी तथा डीसी के बीच है। हर एक पॉइंट को कवर करते हुए चलेंगे, पूरे का सेम टू सेम पेपर में लिखना बढ़िया करके। इसको कर दूं इरेज, ठीक है सर, इसको इरेज कर दो, लो साहब चलो। तो dn अपॉन n क्या है, संपूर्ण अणुओं का वह परिवाज है जिनका वेग सी तथा डीसी के बीच है, ओके ठीक है। अच्छा यहाँ m क्या है, m बता दो जहां बेटे, m क्या है, m, अबे m का ना पता, ये गैस का अणुभार है यार। क्या है ये, गैस का अणुभार, यानी कि गैस का भार है ये, क्या बेटे, ये गैस का वजन हो गया, ठीक है। अच्छा r क्या है, r तो सर हमारा गैस कांस्टेंट होता है। ओ माय गॉड, गैस कांस्टेंट, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट होता है। इसका वैल्यू बताओ कितनी होती है, इस गैस कांस्टेंट की वैल्यू बताओ कितनी होती है, 8.314 जूल पर केल्विन पर मोल। ध्यान देना, इसके बाद मेरे पास आ गया T4 क्या बेटे, मेरे पास टेम्परेचर की, क्या है, एब्सोल्यूट टेम्परेचर, ध्यान देना, टेम्परेचर। और क्या बचा, C रह गया मेरे पास, C है वेलोसिटी क्या भैया, ये वेलोसिटी है मेरे पास, अणुओं की वेलोसिटी है। इसके बाद बता दो, T हो गया, सब कुछ हो गया, M हो गया, C हो गया, R हो गया, T हो गया, ठीक है सर, बहुत बढ़िया, सब कुछ निपट गए, ठीक है भाई। आगे देखो जरा, अभी कहानी तो अब शुरू होती है, ये तो ओनली क्या मेरे पास ट्रेलर है, अब कहानी स्टार्ट होती है। आपने देखो, एक काम तो मैं बताऊं, इस कैपिटल M की जगह मैं स्मॉल m और n0 रखूंगा। जानते हो क्यों, ये जो है तुम्हारे पास एक अणु का द्रव्यमान है और अणुओं की संख्या कितनी है, मेरे पास n0 है। दिमाग लगाओ, पूरी गैस में अणुओं की संख्या कितनी है, मतलब पूरी गैस में कितने अणु हैं, n0 है। पूरी गैस में, ध्यान देना, पूरी गैस में अणुओं की संख्या कितनी है, n0 है, और एक अणु का द्रव्यमान कितना है मेरे पास, स्मॉल m है। तो पूरी गैस का द्रव्यमान, एक अणु का द्रव्यमान गुणा अणुओं की संख्या, तो पूरी गैस का द्रव्यमान फाइन हो जाएगा। यानी कि मैं कैपिटल M की जगह स्मॉल m गुणा n0 रख देता हूँ, ठीक है। लाइन पे ध्यान देना बेटे,
बहुत बढ़िया टॉपिक है, इससे अच्छा टॉपिक यार हमें कहीं मिल नहीं सकता है। तो मेरे पास देखो dn/n बराबर, देखो m की जगह मेरे पास आ जाएगा m कैपिटल N0, ठीक है। आगे सर आगे बताओ। और मेरे पास यहाँ पे रह जाएगा 4 पाई, कितना रह जाएगा बेटा यहाँ पे मेरे पास 4 पाई बराबर, ध्यान देना 4 पाई तो हमारा रहने फिर रहा, तो ये मेरे पास 4 पाई आ गया, ठीक है। आ गया 4 पाई, m की जगह मेरे पास mn0 2 पाई, बहुत सोच समझ के लिखना है, 2 पाई RT आ गया मेरे पास, ठीक है साहब RT आ गया। फिर मेरे पास पावर कितनी रह गई, 3/2 रह गई पावर, ओके सर 3/2 रह गई। अब मेरे पास e की पावर माइनस के mc², m की जगह भी मैं क्या रख दूंगा यहाँ पर, इसे m की जगह भी मैं रखूंगा, इसे m की जगह भी मैं रख दूंगा m, और मेरे पास बेटे m0 यानी कि mn0c²/2 RT, ठीक है, इनटू मेरे पास c², ये आ जाएगा मेरे पास dc, ओके ठीक है। अब एक चीज तो मैं बता दूं, मैं इस चीज को समझने के लिए मेरे पास डेटा आगा dn/n, ठीक है, dn/n 4 पाई मैं ऐसे लिखूंगा, ओके सर। जहां मेरे पास ध्यान देना n0/r, भैया ये बराबर होता है किसके, इसको लिखूंगा 2 पाई kt, 2 पाई kt। अब आप सोच रहे होगे यार ये k कहाँ से आ गया, अबे भाई ये ऐसे ही आ जाए, n0/r है, फिर ये मेरे पास अपॉन k क्या आ जाएगा mc² अपॉन मेरे पास आ जाएगा 2kt, कितना के बेटे मेरे पास 2kt, ये आ गया मेरे पास c² इंटू dc। अब मेरे पास k कहाँ से आया वही बता दूं, वेयर जहां मेरे पास k जो है ना वो है मेरे पास बोल्ट्जमान कांस्टेंट, क्या बेटे जहां k, वेयर k इक्वल टू क्या है बोल्ट्जमान यानी कि बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, ध्यान देना बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, और इसकी वैल्यू होती है n0/r, ध्यान देना इसकी वैल्यू कितनी होती है n0/r, यानी कि n0/r नहीं होती, इसकी वैल्यू होती है r/n0, r/n0। अब आप 20 से 3rd सेमेस्टर में पढ़ रहे हो तो सिंपल सी बात है, n0/r यानी कि जहाँ मेरे पास गैस कांस्टेंट है k इक्वल टू कितना है बेटे r/, ध्यान देना ये मेरे पास क्या है गैस कांस्टेंट है k इक्वल टू r/, यानी कि बोल्ट्जमान कांस्टेंट है k बराबर r/n0, यहाँ r गैस कांस्टेंट है। अब देखो k बराबर r/n0 है, तो n0/r, n0/r उल्टा कर दो, ठीक है, ध्यान देना n0/r, n0/r बराबर मैंने क्या रखा है 1/k, कहने मतलब ये है कि k बराबर होता है r/n0। अब जब इसको उल्टा करोगे, क्या करोगे इसको उल्टा करोगे कुछ इस टाइप से, देखो तो ये मेरे पास बन जाएगा 1/k बराबर आ जाएगा n0/r, तो n0/r की जगह मैंने 1/k लगा दिया, n0/r की जगह मैंने कितना लगा दिया बेटे 1/k लगा दिया। जब मैंने n0/r की जगह 1/k लगाया तो मेरे पास बना m/2 पाई kt 3/2 e की पावर माइनस के mc²/2kt इंटू c²/dc। अब इस इक्वेशन को मैं एक तरह से और लिख सकता हूँ, और वो कैसे लिख सकता हूँ मैं, ये जो मेरे पास गुणा वाला मैं इधर काय में ले आऊंगा भाग में, जो मेरे पास ये गुणा वाला है इधर मैं काय में ले आऊंगा भाग में, ले आए भैया, तो मैं इसको कर दे रहा हूँ इरेज क्योंकि इसका हमारे पास कोई काम नहीं है, ओके चलो उठा के ले आओ। तो ये आ जाएगा मेरे पास 1/n मैंने अलग कर दिया और dn/dc मैंने अलग कर दिया, ठीक है, लाइन पे ध्यान देना 1/n मैंने अलग कर दिया और गुणा वाला मेरे पास उठ का आया भाग में, तो dn/dc मैंने अलग कर दिया, ठीक है भैया। 4 पाई मैंने ऐसे लिखा और ये रह गया मेरे पास m/2 पाई kt की पावर 3/2 आ जाएगा, और ये e की पावर मेरे पास क्या आएगा भैया माइनस mc²/2kt और इंटू रह गया मेरे पास c², ठीक है। और भैया इस समीकरण में बाईं ओर की राशि, लेफ्ट हैंड कौन सा आपके पास ये, इस समीकरण में ये वाली जो राशि होती है यानी कि बाईं ओर की राशि को हम बोलते हैं प्रोबेबिलिटी यानी कि प्रायिकता कहते हैं। यानी कि इस एक समीकरण में ध्यान देना, इस समीकरण में बाईं ओर की राशि को, इस समीकरण में क्या कि बेटे बाईं ओर की राशि को, बाईं ओर की राशि को हम क्या बोलते हैं बाईं ओर की राशि को, ठीक है, इस समीकरण में बाईं ओर की राशि को, ओके सर, इस समीकरण में बाईं ओर की राशि को प्रोबेबिलिटी कहते हैं, प्रोबेबिलिटी कहते हैं यानी कि प्रायिकता कहते हैं, प्रोबेबिलिटी कहते हैं। और ख़ास बात तो यह है कि मेरे पास जो dn/dc वो ये बताती है, यानी कि यह राशि ये बताती है कि सी बेग वाले कितने अणु में, ठीक है। अगर इसका आपने उतार लिया हो तो भैया स्क्रीनशॉट ले लेना, क्योंकि मैं करने वाला हूँ इसको इरेज, क्योंकि इसका हमें पढ़ने वाला है अब काम, बिना इसके हम कुछ नहीं करने वाले हैं, लाइन पे फोकस करना है ठीक से, ठीक है, ठीक है। तो यह राशि बताती है कि यह राशि बताती है, क्या बताती है, यह राशि बताती है कि, ठीक है,
डीसी यानी कि ये राशि बताती है कि सी बताती है कि सी बेग वाले कितने अणु हैं, सी बेग वाले कितने अणु हैं, सी बेग वाले कितने अणु हैं, कितने अणु हैं। बहुत बढ़िया, कितने अणु हैं भैया। थ्योरी ज़्यादा है इसमें, देखो थ्योरी भी ज़्यादा है और जो हमारा डेरिवेशन है वो भी ज़्यादा है, पर घबराओ मत यार, इतना इजी टॉपिक है, विद नोट्स समझो सही करके। तो ये राशि हमें क्या बताती है, ये राशि, ये समीकरण बाईं ओर की राशि को हम क्या बोलते हैं, प्रोबेबिलिटी कहते हैं, और ये हमें बताती है कि भैया सी बेग वाले कितने अणु हैं। ओके, छोटा सा एक ग्राफ बना दूं, उस ग्राफ के जरिए हम थ्योरी लिख लेंगे, पर ग्राफ समझना बेटे, अगर ना समझा गया ग्राफ तो देखता हूँ फिर तुम्हें मैं आज। ठीक से देखो जरा ग्राफ को, ठीक है। दिस इज ए एक्स एक्सिस और दिस इज ए वाई एक्सिस। ओके ओके सर, ये ग्राफ मैंने कुछ इस टाइप से लिया है, ठीक है। ये ग्राफ मेरे पास कुछ इस टाइप का है और इस ग्राफ में मैं इस पॉइंट पे ले लेता हूँ बेटे, यहाँ पर मैं ले लेता हूँ ये, इसका वेग मैंने ले लिया यहाँ पे कितना, इसको C1 मान लियो, इसको तुम C2 मान लियो, ठीक है। बहुत इजी टॉपिक है, ज़्यादा हार्ड टॉपिक कुछ नहीं है। इसको मैंने C1, इसको C2, और ये जो मेरे पास वेलोसिटी है ना C, ये इधर को बढ़ेगी, ये C क्या है मेरे पास, वेलोसिटी। चलो मैं लिख दे रहा हूँ इस चीज़ को, C क्या है मेरे पास यहाँ पे, वेलोसिटी, ठीक है, यानी कि C ये इधर को बढ़ने वाली है। और भैया ये है अणुओं का प्रवाह, यानी कि फ्रैक्शन ऑफ मोलिक्यूल्स। क्या बेटा ये, फ्रैक्शन ऑफ मोलिक्यूल्स। ओके, फ्रैक्शन ऑफ मोलिक्यूल्स, टॉपिक इजी है, कोई ज़्यादा हार्ड नहीं है, सिंपल सा टॉपिक है। फ्रैक्शन ऑफ मोलिक्यूल्स यानी कि अणुओं का प्रवाह। क्या है, अणुओं का प्रवाह। ओके, क्या दिख रहा है, मौत, अरे नहीं यार, क्या दिख रहा है, क्या दिख रहा है भैया, बड़ा इजी टॉपिक हमें दिख रहा है, बहुत इजी टॉपिक, ठीक है। लाइन पे ध्यान दो, बहुत इजी टॉपिक। तो ये है हमारे पास कितना, मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी, ठीक है, मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी। देखो ये ग्राफ क्या बता रहा है आपको, ये ग्राफ आपको बता रहा है कि वेलोसिटी, यानी कि ये मेरे पास पॉइंट कितना है, 0 है, ठीक है। यानी कि देखो इस ग्राफ से स्पष्ट है कि, इस ग्राफ से क्या है बेटे, इस ग्राफ से स्पष्ट है कि अब क्या बता रहा है आपको ग्राफ, ये वाला, ये ग्राफ बता रहा है अगर मैं इस पॉइंट पे खड़ा हूं तो मेरे पास वेलोसिटी 0 है या 0 से थोड़ी सी ज़्यादा। इस पॉइंट पे यहां हूं तो वेलोसिटी कैसी होगी, सबसे ज़्यादा होगी। 2 पॉइंट आएंगे, ध्यान देना दोनों पॉइंट पे, 3 पॉइंट आएंगे, चलो 3 पॉइंट लूंगा, तीनों पॉइंट पे ध्यान देना है। अगर मैं यहाँ खड़ा हूँ तो वेलोसिटी कम है, अणुओं की संख्या भी कम है। यहाँ खड़ा हूँ तो वेलोसिटी बहुत ज़्यादा है, अणुओं की संख्या भी मेरे पास क्या है, बहुत कम है, ज़्यादा नहीं है, कम है यार। देखो कहाँ, ये देख रहे हो आप, ये ऊपर को जाने पे क्या होगा, मेरे पास ग्राफ बढ़ रहा है, ठीक है। ऊपर को जाने पे अणुओं की संख्या, यानी कि फ्रैक्शन ऑफ मोलिक्यूल्स अणुओं की संख्या होती है। ऊपर को चलोगे तो अणुओं की संख्या लगातार बढ़ती जाएगी, नीचे को आओगे तो अणुओं की संख्या लगातार घटती जाएगी। जब आप 0 से चले तो चलते गए यहाँ के अणुओं की संख्या अधिकतम हो गई, फिर धीरे धीरे अणुओं की संख्या मेरे पास 0 हो गई। तो बहुत कम और बहुत अधिक वेग वाले अणुओं की संख्या कैसी होती है, बहुत कम होती है। किसने बताया है, मैक्सवेल में। मैं अपने पास ही नहीं बता रहा हूँ यार, इस चीज़ को ध्यान देना। ये पहला नंबर है मेरे पास, बहुत कम, ध्यान देना, बहुत कम या बहुत अधिक, या बहुत अधिक, ध्यान देना, बहुत कम या बहुत अधिक वेग वाले अणुओं की संख्या कैसी होती है, बहुत कम या बहुत अधिक वेग वाले अणुओं की संख्या मेरे भैया कैसी होती है, अरे बहुत कम होती है यार, इतना भी ना पता, अरे पता तो था बहुत कम होती है, पर सर आपने बताया ही नहीं। बहुत कम या बहुत अधिक वेग वाले अणुओं की संख्या बहुत कम होती है। अच्छा तो सर सेकंड पॉइंट क्या है, सेकंड पॉइंट ये है मेरे पास, 0 से अधिक वेग वाले अणुओं की जो संख्या होती है वो वेग बढ़ने पर लगातार बढ़ती जाती है। ध्यान देना, 0 से अधिक वेग वाले अणुओं की संख्या वेग बढ़ने पर लगातार क्या होती है, बढ़ती जाती है। ध्यान देना, 0 से अधिक वेग वाले, 0 से अधिक वेग वाले अणुओं की संख्या, अधिक वेग वाले अणुओं की संख्या क्या होती है भैया, अणुओं की संख्या वेग c के अनुसार, वेग c के अनुसार क्या होती है, बढ़ती जाती है, अनुसार बढ़ती जाती है। अब आप मुझे ये बताओ कि भैया इस पॉइंट पे, यानी कि जो मेरे पास अणुओं की संख्या है वो कैसी है, मैक्सिमम है, और यही होता है मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी, यानी कि प्रायिकता वेग।
उच्च प्रायिकता वेग या उच्च प्रायिक वेग होता है, जो कि सबसे अधिक अणुओं के द्वारा ग्रहण होता है। अगर आपसे कहा जाए कि भाई मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी क्या होती है, तो आप डायरेक्टली इसका आंसर देना कि यार मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी वह वेलोसिटी होती है जो अधिकतम अणुओं द्वारा ग्रहण होती है। ठीक है, जो अधिकतम अणुओं द्वारा ग्रहण होती है। एक लाइन मेरे पास ही आ जाती है, इसको मैं इरेज कर दूं। अगर आपने स्क्रीनशॉट ले लिया हो तो ले लियो भैया इसका स्क्रीनशॉट। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं कहानी लेकर। थोड़ी सी कहानी भैया आगे मैं बढ़ा देता हूँ। इजी टॉपिक है, कोई टॉपिक ज़्यादा हार्ड नहीं होता, आप खुद उस टॉपिक को हार्ड बनाते हो। ठीक है, अब मेरे पास देखो थर्ड नंबर कौन सा आता। थर्ड नंबर मेरे पास आता है बेटे मोस्ट, ध्यान देना, मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी। मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी भैया ये नोट्स भी हैं आपके, यही नोट्स हैं आपके, इसलिए मैं लिखवा रहा हूँ। वरना मैं चाहता तो समझा कर निकल लेता, लेकिन आपको नोट्स नहीं मिलते, इसलिए यही नोट्स हैं, यही उतारते रहो और यही पेपर में लिख के आने हैं आपको। ओके, तो मेरे पास देखो मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी, ध्यान देना, मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी वह वेलोसिटी है, यानी कि वह वेग होता है, वह वेलोसिटी होती है जो अधिकतम अणुओं द्वारा, जो अधिकतम, ठीक है, अणुओं द्वारा ग्रहण होती है, जो अधिकतम अणुओं द्वारा क्या होती है बेटे, जो अधिकतम अणुओं द्वारा ग्रहण होती है। ध्यान देना, जो अधिकतम अणुओं द्वारा ग्रहण होती है। यार फिर भी तुम्हारे समझ में नहीं आया, इस ग्राफ से मैंने स्पष्ट कर दिया कि बहुत कम या फिर बहुत अधिक वेग वाले अणुओं की संख्या बहुत कम होती है और 0 से अधिक वेग वाले अणुओं की संख्या वेग के अनुसार बढ़ती है। और इस पॉइंट पर आकर अणुओं की संख्या अधिक हो गई, जिसको आप क्या बोलते हो, मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी कहते हैं, यानी कि पीक जिसे बोलते हैं हम, शिखर पर अणुओं की संख्या सबसे अधिक होती है, जिसको मैंने क्या बोल दिया, मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी बोल दिया, है ना। तो भैया अब देखते हैं टेम्परेचर इफेक्ट ऑन वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन, यानी कि वेग वितरण पर तापमान का क्या प्रभाव पड़ता है। तापमान बढ़ाने पर क्या अणुओं की संख्या बढ़ेगी, तापमान घटाने पर क्या अणुओं की संख्या घटेगी। तो भैया ये उतार लिया होगा आपने, इसका खत्म कर दें भैया। लो साहब, चलो लो सर, जैसे आपने कहा इसको मैंने कर दिया इरेज। चलो ठीक है सर, इसके बाद हमारा जो है इसी टॉपिक का एक नया टॉपिक और आ जाता है, बस इसको समझाना है और थ्योरी आपको खुद लिखनी है। ना लिखोगे तो मैं हूँ यार, मैं खुद लिखवाऊंगा, तुम्हें घबराओ मत। मेरे पास क्या हेडिंग है, टेम्परेचर इफेक्ट। क्या हेडिंग है बेटे मेरे पास, टेम्परेचर इफेक्ट। ओके, टेम्परेचर इफेक्ट ऑन वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन। ध्यान देना, वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन। ओके सर, वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है सर। बताओ जरा क्या बताना। अच्छा ग्राफ बना दो पहले भाई, क्योंकि ग्राफ के बिना आप समझोगे नहीं यार। ठीक है, बिना ग्राफ के समझना इस चीज़ को बहुत भारी पड़ जाता है, इसलिए यार पहले ग्राफ बनाओ, उसके बाद अपना सारा काम धंधा करो। ये मेरे पास वेलोसिटी है c। ओके, लाइन पे फोकस करना है ठीक से। ये मेरे पास वेलोसिटी 0 हो गई, दिस इज ए एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस, ये एक्स है और ये मेरे पास क्या वाई है। वेलोसिटी को हमने एक्स एक्सिस पे डोनेट करा और जो फ्रैक्शन ऑफ मोलिक्यूल्स होगा, यानी कि जो अणुओं की संख्या होगी वो मैं यहाँ डोनेट करूँगा, है ना। फ्रैक्शन ऑफ मोलिक्यूल्स, या आप बोल सकते हो अणुओं की संख्या या अणुओं का प्रभाव। ये मेरे पास कितना है बेटा, 0 है। ये मैं ले लूँगा 50, ये ले लिया मैंने 100, फिर ले लिया मैंने 150, फिर ले लिया मैंने 200 और फिर ले लिया 250। काफ़ी हो गया, बस बहुत है। देखना ज़रा ध्यान से, यहाँ मैं 2 ग्राफ बनाऊंगा, एक ग्राफ टॉप T1 का होगा और एक ग्राफ टॉप T2 का होगा। ग्राफ T1 जो है वो पहला तो पॉइंट याद कर लो यार कि भैया जो मेरे पास वेग वितरण है वो ताप बढ़ाने पर क्या होता है, बढ़ता। ध्यान देना, अणुओं का वेग वितरण, पहला लाइन में ये लेते जाऊँ कि अणुओं का जो वेग वितरण होता है, किसका बेटे, अणुओं का जो मेरे पास वेग वितरण है, अणुओं का वेग वितरण क्या करने पर, ताप बढ़ाने पर क्या होता है, ताप बढ़ाने पर भैया बढ़ता है। लाइन पे ध्यान देना, बढ़ता है। अब देखो यहां मैंने ताप T1 लिया है और मैंने ताप क्या लिया है, T2 लिया। तो 2 ताप लिया है मैंने, T1 और T2। T1 मेरे पास कम है, T2 मेरे पास ज्यादा है। अब देखते हैं क्या घटना घटेगी। पहला ग्राफ मेरे पास ये गया, ठीक है भाई, पहला ग्राफ मेरे पास ये गया, ये ताप T1 का है। किसका बेटे, ये वाला ग्राफ मेरे पास किसका है, T1 का है। ठीक है सर। अच्छा आगे बता दो और जरा। अब एक ग्राफ मैंने और खींचा, एक ग्राफ मैं और खींचूंगा यहीं से,
एक ग्राफ मैं और खींचूंगा, वो वाला मैं यहां से खींच लेता हूं ग्राफ, ये वाला, ठीक है बेटे। ये वाला ग्राफ मैंने कुछ इस तरह से खींच दिया यहीं पे, ये लो साहब मैंने यहीं रोक दिया इसको, ठीक है। एक ग्राफ मैंने इस तरह से खींच दिया। तो भैया ये जो मैं पॉइंट लूंगा, यहाँ पे मैंने एक पॉइंट लिया है ये वाला, ये इसको मैंने बोल दिया ए और बी। क्या बोल दिया बेटे मैंने इसको? ए और बी। ये है मेरे पास T2 पर। देखो मैं ज़्यादा लंबा लिखवाऊंगा नहीं, समझ जाओगे इस चीज़ को। देखो अणुओं का वेग वितरण ताप बढ़ाने पर बढ़ता है, ताप बढ़ने पर बढ़ता है। ये पहला पॉइंट नोट कर लो बढ़िया करके। यहाँ पे मैंने ताप T2 लिया T1। अब ग्राफ से आपको क्या लग रहा है? ग्राफ को देखने पर आप ध्यान दो क्या लग रहा है। देखो ताप T1 पर जब मेरे पास ताप कम है तो ताप T1 पर जो मेरे पास कर्व है उसका जो पीक है, शिखर है, वो कैसा है? ऊंचा है। मतलब यहाँ जो अणुओं की संख्या है उसका मोस्ट प्रोबेबल वेग जो है वो ज़्यादा होगा। ताप T1 पर अणुओं का मोस्ट प्रोबेबल वेग ज़्यादा होगा। किसके अकॉर्डिंग? ताप T2 के अकॉर्डिंग। पहला लाइन हमें ये लिखनी पड़ेगी, क्योंकि भैया देखो यानी कि ताप T1 पर, ध्यान दो लाइन पे, ताप T1 पर, ताप T1 पर जो कर्व जो है ताप T1 पर कर्व का जो शिखर है, कर्व का शिखर मतलब चोटी जिसे बोलते हैं, पीक बोलते हैं, शिखर, वो ताप T2 की अपेक्षा कैसा है? कि अपेक्षा अधिक है, कि अपेक्षा अधिक है, ठीक है। समझ में आया? यानी कि ताप T1 पर कर्व का जो शिखर है वो ताप T2 की अपेक्षा अधिक है। इसका मतलब यह है कि ताप T1 पर यानी कि इस कर्व पर अणुओं का जो तुम्हारे पास क्या होगा, इस कर्व पर जो अणुओं का मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी है वो T2 की अपेक्षा कैसी होगी? अधिक होगी। यानी कि इस ताप पर, यानी कि ताप T1 पर, ध्यान देना बेटे, ताप T1 पर अणुओं की, किसकी? अणुओं की मोस्ट प्रोबेबल जो वेलोसिटी है वो कैसी होगी? मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी अधिक, तथा ताप T2 पर कैसी होगी बेटे? ताप T2 पर कम होगी। कैसी होगी? कम होती है, ठीक है। चलो नेक्स्ट पॉइंट में आ गए हम। नेक्स्ट पॉइंट में आ गए। अब कर्व आप ये देखो कि कौन सा कर्व ज़्यादा फैला हुआ है। देखो ये कर्व इतना बड़ा है और ये कर्व मेरे पास क्या इतना बड़ा है। अंदाजा लगाओ किसमें अणुओं की संख्या ज़्यादा होगी? बताओ ज़रा, सोचो एक बार ज़रा दिमाग सोचो कि अणुओं की संख्या, तो ताप T1 पर मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी क्या है? ज़्यादा है अणुओं की। ताप T2 पर मेरे पास क्या? कम है। लेकिन मैं इस पॉइंट पर अगर आ गया तो यहाँ से यहाँ तक देखो मेरे पास जो ग्राफ है, कर्व है, वो बहुत चौड़ा दिखाई दे रहा है, लेकिन यहाँ ताप T1 पर जो कर्व है वो बहुत हल्का दिखाई दे रहा है, बहुत कम दिखाई दे रहा है। अब तुम छोटा दिखाई दे रहा है, मतलब है ना। तो अब अंदाजा लगा लो अणुओं की संख्या कहाँ ज़्यादा होगी। तो ताप T2 पर अणुओं की संख्या ज़्यादा होगी और ताप T1 पर अणुओं की संख्या मेरे पास क्या होगी? कम होगी। क्योंकि मैंने बोल दिया कि तापमान बढ़ाने पर अणुओं का वेग वितरण भी क्या होता है? बढ़ता है, ठीक है। जितना तुम ताप बढ़ाते रहोगे, क्योंकि ताप T2 ज़्यादा है किससे? T1 से, तो अणुओं की संख्या भी मेरे पास क्या यहाँ ज़्यादा हो गई है। हो गया प्रूफ? ठीक है। देखो मेरे कहने का मतलब यह है कि ताप T2 पर, ठीक है, कर्व की चौड़ाई, किसकी बेटे? कर्व की जो चौड़ाई आती है ताप T2 पर कर्व की चौड़ाई T1 की अपेक्षा कैसी है? T1 की अपेक्षा अधिक है। T1 की अपेक्षा अधिक है। T1 की अपेक्षा कैसी है बेटे? अधिक है। अतः ताप T2 पर अणुओं की संख्या कैसी होगी? यानी कि अणुओं का प्रभाज कैसा होगा? अणुओं का प्रभाज अधिक तथा काय पर? अणुओं का प्रभाज अधिक तथा ताप T1 पर कम होगा। तथा ताप T1 पर अणुओं का प्रभाज कैसा होगा? अणुओं का प्रभाज कम होगा, कम होता है, ठीक है भाई। बस ये पूरा हमारी पूरी थ्योरम बिल्कुल प्रूफ हो गई है नहीं। तो मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन लॉ ऑफ मोलिकुलर स्पीड्स यहाँ तक क्लियर हो जाता है। एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, छोड़ना नहीं है। अब ऐसी एक नई टॉपिक के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स।